बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया हुआ था, और बायोटेक्नोलॉजी में अब हमने जो इसका लास्ट टॉपिक है वो आज डिस्कस करना है, दैट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, थेरेपी का क्या मतलब होता है? ट्रीटमेंट, यानी किस किस्म, जीन थेरेपी है क्या, इसमें हम क्या करते हैं? इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इंसर्शन ऑफ genetic material into human cells, into human cells। जेनेटिक मटेरियल को ह्यूमन सेल्स में दाखिल किया जाता है, किस लिए? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर। जो भी डिसऑर्डर हो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है, यानी डिजायर जीन जो होता है, वो हम इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यानी बेसिकली जो होता ये है कि जो इसमें हेल्दी जीन होता है, हेल्दी जीन, ये रिप्लेस करता है किस चीज़ को? डिफेक्टिव जीन को। ये क्या करेगा? रिप्लेस करता है। तो इसमें, ताकि जो भी डिसऑर्डर है उसकी ट्रीटमेंट हो सके। अभी मुख्तलिफ किस्म की जो डिसऑर्डर्स है वो हमने इसमें डिस्कस करने हैं कि किस किस्म के डिसऑर्डर्स हैं जिनको ये जीन थेरेपी के ज़रिए उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। देखिए, इसमें सबसे पहले ये बताओ कि टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी कौन कौन सी होती है? टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी। सबसे पहले इसमें आपने रेफरेंस किसका देना है? दैट इज एक्स वीवो जीन थेरेपी, और दूसरा इसमें आ जाता है दैट इज इन वीवो जीन थेरेपी। एक्स वीवो जीन थेरेपी को आप इन विट्रो भी कह सकते हो। ये क्या है? जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है? अब सबसे पहले भी इसमें डिस्कस करना है एक्स वीवो। एक्स वीवो जीन थेरेपी क्या होती है? एक्स वीवो जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं कि जिसमें जीन्स जो है, जीन्स, इनको इंसर्ट किया जाता है। जीन inserted into the cells, outside the body। अब सेल्स में जो जीन्स इंसर्ट किए जाते हैं, कौन सा जीन? हेल्दी जीन इंसर्ट किया जाता है, किसकी जगह? डिफेक्टिव जीन की जगह, आउटसाइड द बॉडी, जिस्म से बाहर। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एक्स वीवो जीन थेरेपी का नाम दिया जाता है। अब इसमें सबसे पहली एग्जांपल आपके सामने जो आएगी, एग्जांपल देखो।
एग्जाम्पल, सबसे पहली से एग्जाम्पल हम देखते हैं वो क्या है इसमें, दैट इज सिवियर कंबाइंड सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको एब्रीवेट किया जाता है SCID, सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स इसको कहते हैं। SCID से इसको आप क्या करती हैं, एब्रीवेट करती हैं। अब ये किस किस्म का डिसऑर्डर है, ये बेसिकली एक्स वीवो जीन थेरेपी इसमें हम बताते हैं, और किस तरीके से इसमें हम देखते हैं कि इसका जीन थेरेपी के जरिए इसकी प्रोटेक्शन की जाती है इस बीमारी से। आमतौर पर बच्चों में ये चीज़ ऑब्जर्व की जाती है, जिसमें क्या हो जाते हैं कि जो चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन इनमें होता ये है कि लैक एंड एंजाइम, इनमें एक एंजाइम जो होता है वो नहीं होता है। एंजाइम का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम, एडिनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम, इसको ADA से एब्रीवेट किया जाता है। ये खास याद रखना, MCQs में जो है ये इस तरह से ADA आमतौर पर वर्ड इस्तेमाल होता है, पूरा लफ्ज़ इस्तेमाल ना भी हो तो भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से ये डिजीज़ का नाम क्या है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें बच्चों में एक एंजाइम खास तौर पर रेफरेंस दिया जा रहा है, किसका, एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम की क्या होती है, लैक कमी होती है। ये एंजाइम जो होता है बेसिकली, ये एंजाइम जो होता है बेसिकली इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व किस में इन्वॉल्व होता है, इन द मैचुरेशन ऑफ, इन द मैचुरेशन ऑफ T एंड B सेल्स। T और B सेल्स जो होते हैं, आपको पता है हमारा जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है इन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम जो है, उसका ये मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, T एंड B सेल्स होती है। तो ये जो बेसिकली एंजाइम है, एडिनोसाइन डीअमाइनेज एंजाइम, ये इन्वॉल्व है इन सेल्स की मैच्योरेशन में। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जब ये एंजाइम नहीं होगा, कौन सा, एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम नहीं होगा, तो टी और बी सेल मैच्योर नहीं होंगे। तो लिहाजा उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि इसमें लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होते हैं ना, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस होने होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं किस चीज़ के, ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन के चांसेस इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ऑब्वियसली इसकी हमें क्या करनी होती है, ट्रीटमेंट करनी होती है। आप ट्रीटमेंट होगी कैसे होगी, जाहिर है इसको जीन थेरेपी के जरिए आपने क्या करनी है, इसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, सबसे पहले ट्रीटमेंट के लिए बोन मैरो स्टेम सेल, बोन मैरो स्टेम सेल, ठीक है जी, ये लिया जाता है बोन मैरो से। और फिर इसमें हमने वेक्टर यूज़ करना होता है। वेक्टर जैसे आपने पढ़ा था वेक्टर के बारे में, वेक्टर प्लाज्मिड का रेफरेंस भी आपको दिया गया था। इस तरह और भी बहुत से वेक्टर होती है। यहाँ पे जो वेक्टर यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए हमने डिज़ायर जीन इसमें बोन मैरो सेल स्टेम सेल में इंसर्ट करना है, उसके लिए जो हम वेक्टर यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, दैट इज़ रेट्रोवायरस। क्या होगा इसमें, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस आपको पता है किस किस्म का वायरस होता है, ये
आरएनए वायरस है, ये आरएनए वायरस होता है। रेट्रोवायरस आरएनए वायरस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए आरएनए से डीएनए बना सकता है। ये जो रेट्रोवायरस होता है ये कैरी करता है नॉर्मल जीन, कैरी करता है नॉर्मल जीन। किसके लिए? ये बेसिकली ये और एडी ए एंजाइम के लिए नॉर्मल जीन कैरी करता है, ये होता है। अब यहाँ पे एक चीज और भी आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हम जो स्टेम सेल यूज करते हैं, यहाँ पे स्टेम सेल बोन मैरो स्टेम सेल लिया जाता है, इसको प्रेफर क्यों किया जाता है प्रोसीजर में? उसकी रीजन ये होती है कि जो स्टेम सेल होते हैं ये इनमें फर्दर डिवाइड होने की एबिलिटी पाई जाती है, तो ताकि इससे मजीद सेल प्रोड्यूस हो। क्योंकि जब एक सेल होगा स्टेम सेल, उसमें हम जीन इंसर्ट करेंगे, जब वो डिवाइड होगा और उससे और ज़्यादा सेल बनेंगे, तो जो जीन हमने इंट्रोड्यूस करवाया था वो भी उसमें क्या होगा, उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होगा। तो जितना ज़्यादा सेल बनेंगे उतने ही ज़्यादा जीन मल्टीप्लाई होंगे, और जितने ज़्यादा जीन मल्टीप्लाई होंगे उतने ही ज़्यादा ये एंजाइम बनेगा, एडीए एंजाइम बनेगा, और उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, इसका टी और बी सेल मेच्योर होंगे, और टी सेल मेच्योर होंगे तो इसका इम्यून सिस्टम क्या होगा, बेहतर होगा। और जब इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो फिर जाहिर सी बात है वो इसका मतलब क्या होगा, काफ़ी हद तक क्योर होगा। लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन बिल्कुल उसी तरह से ही है जैसे आप एड्स पढ़ते हो ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड में भी क्या होता है बेसिकली, हेल्पर टी लिपोसाइट जो होते हैं कि वो उन पर इन्फेक्शन होता है, किस चीज़ का, ये HIV का, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का, जिसकी वजह से क्या होता है, हेल्पर टी सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, और हेल्पर टी सेल डिस्ट्रॉय होते हैं जो कि मेजर कंपोनेंट किसके हैं, मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम है। तो उसमें भी एड्स में क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होते हैं, उसी से उस पर्सन की डेथ होती है। यहाँ भी सूरत हाल उसी तरह ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ यहाँ पर ये है कि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा, वायरल इन्फेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रही है, जिसकी वजह से जो एंजाइम है एडीए एंजाइम नहीं बन पा रहा। एडीए एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या होगा, वो टी और बी सेल मेच्योर नहीं होंगे, टी और बी सेल मेच्योर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, सॉरी, टी और बी सेल जब मेच्योर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा कि ये इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम वीक होगा तो फिर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ये हमें देखना है कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा। ट्रीटमेंट के लिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं थोड़ी सी डायग्राम शो करता हूँ आपको। ये हमने पेशेंट का आर्म शो किया, ये पेशेंट का आर्म शो किया। ऑब्वियसली इसमें बोन्स होती है, बोन्स के अंदर क्या होता है, बोन मैरो होता है। यहाँ से आप क्या करते हो, ये सेल ले लेते हो। ये कौन सा सेल लिया आपने, ये जो सेल इसमें से आपने निकाला है ये बेसिकली क्या है, ये बोन मैरो स्टेम सेल है, बोन मैरो स्टेम सेल आपने देख लिया, ठीक है जी। ये इसका न्यूक्लियस है, और ये मिसाल के तौर पर क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम का ये इसमें ये जो हमने जिसको डार्क कर दिया, यहाँ पे क्या है, डिफेक्टिव जीन है। व्हाट इज दिस, इसमें डिफेक्टिव जीन मौजूद है, ओके। अब हम क्या करेंगे कि हमने बताया था कि इसके लिए हमने वेक्टर कौन सा यूज़ करना है, रेट्रोवायरस यूज़ करते हैं, ठीक है जी। रेट्रोवायरस का क्या यूज़ किया जाएगा, आरएनए यूज़ किया जाएगा एज अ वेक्टर, जो कि नॉर्मल जीन को कैरी करता है, ठीक है जी। तो अब देखिए इसके लिए सूरत हाल ये है कि हम इस सेल को इन्फेक्ट करवाएंगे। किससे इन्फेक्ट करवाएंगे, हमें इसको इन्फेक्ट करवाना है रेट्रोवायरस से। इस तरह से देखिए ये हमारे पास ये सेल है, ये वाला, ठीक है जी। ये इसका म्यूटेशन हो गया, ये इसमें ये इसका डिफेक्टिव जीन आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, ये मिसाल के तौर पर रेट्रोवायरस है, और ये इसका क्या है, आरएनए है।
और उस आरएनए के में हमने क्या चीज़ इंसर्ट किया हुआ है, ये नॉर्मल जीन। ठीक है जी। तो ये बेसिकली क्या शो किया हमने, रेट्रो वायरस आ गया आपके पास, ये इसका आरएनए आ गया, और ये हमने इसमें क्या चीज़ डाला हुआ है, नॉर्मल जीन। नॉर्मल जीन कौन सा है, जो कि एडीए एंजाइम बनाता है। ठीक है जी। ये इस तरह से, अब इसको हमने क्या करना है, इन्फेक्ट करवाना है। इन्फेक्ट का मतलब ये होगा कि ये किस में दाखिल होगा, ये इस सेल में दाखिल होगा। जब इस सेल में दाखिल होगा तो ऑब्वियसली इसका प्रोटीन कोड तो रिमूव हो जाएगा, बाकी इसमें ये हमने सेल शो किया वापस दोबारा से। ठीक है जी। ये हमारे पास ये इसका न्यूक्लियस, और ये हमारा ये डिफेक्टिव जीन इसमें आ गया। अब क्या होगा कि ये जो इसका आरएनए है, यहाँ पे हम इसका आरएनए शो कर रहे हैं, और ये इसके साथ क्या है, इसके साथ नॉर्मल जीन है। अब ये बेसिकली आरएनए की फॉर्म में है। आरएनए से इसने किस में कन्वर्ट होना है, इसने कन्वर्ट होना है बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए किसमें कन्वर्ट होगा, इनटू डीएनए। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे ये प्रोसेस को कौन सा हो रहा है, बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या था, आरएनए, ये आरएनए है, और ये अब क्या बन चुका है, डीएनए बन चुका है। ठीक है जी। इस तरह से होगा, और ये जो नॉर्मल जीन होगा ये इसके सेल में दाखिल होगा न्यूक्लियस में, और इसके डिफेक्टिव जीन को यहाँ से रिमूव करके उसकी जगह ले लेगा ये वाला नॉर्मल जीन। ठीक है जी। तो हम इसमें यूज़ किया हमने क्या चीज़, रेट्रोवायरस को यूज़ किया इन्फेक्ट करने के लिए स्टेम सेल को, और फिर उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा है, ये वेक्टर है, इसको आप दूसरा नाम क्या दोगे, ये रिकॉम्बिनेंट। अब ये जो ये वाला जो डीएनए है, आरएनए से डीएनए बना ना, आरएनए से डीएनए बना, इसको आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों कह रहे हो, कि एक तो इसमें डीएनए है, दूसरा डिजायर जीन है, तो इसलिए दो तरह का जेनेटिक मटेरियल, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए का नाम दिया जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने इसमें ये चीज़ इंसर्ट कर दिया ना, तो अब इसको हमने इस सेल को वापस रिटर्न बैक करना है इनटू द बोन मैरो, रिटर्न करना है जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल को, रिटर्न जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल वापस बॉडी में चला जाएगा, और यहाँ पे जाने के बाद आपको बताया था कि ये स्टेम सेल क्या होगा, जाके डिवाइड होगा, जितने सेल नए बनेगा उतना ही ये जो इसमें डिजायर जीन डाला गया था वो भी मल्टीप्लाई होगा, जितना ये जीन मल्टीप्लाई होगा उतना ही वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जब एक्सप्रेस करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, एडीए एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। एडीए एंजाइम प्रोड्यूस होगा तो उसके रिजल्ट के तौर पर क्या होगा कि टी और बी सेल मेच्योर होंगे, और टी और बी सेल मेच्योर होंगे, तो उसके रिजल्ट के तौर पे इम्यून सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। और इम्प्रूवमेंट जब होगी इम्यून फंक्शन में, तो उससे क्या हो जाएगा कि आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक क्योर हो जाएगा इस डिजीज़ का। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। तो होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी, तो मैं इसमें समझा देता हूँ, इसको समराइज कर देता हूँ दोबारा से। हमने बॉडी से क्या लिया है, बोन बोन मैरो सेल लिया है। बोन मैरो कौन सा, स्टेम सेल लिया है, क्योंकि इसमें सलाहियत क्या होती है कि ये डिवाइड हो सकता है। ये देखिए, इसको हम इन्फेक्ट करवा रहे हैं किससे, रेट्रोवायरस से, आरएनए वायरस से। और इसका जो आरएनए है इसमें हमने क्या चीज़ डाला है, नॉर्मल जीन इंसर्ट किया है, क्योंकि इसको हम एज ए इसके आरएनए को एज ए वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसमें इंसर्ट हो जाता है। जब ये इंसर्ट होने के बाद ये देखिए, ये आरएनए है, ये डिजायर जीन है, लिहाजा ये इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए पहले डीएनए में कन्वर्ट होगा। तो ये डीएनए क्या कराएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसका ये जीन जो है फिर इसके रिप्लेस में दाखिल होकर ये डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करेगा। तो ये रिप्लेसमेंट हो गया। तो अब इस बोन मैरो सेल को फिर हम शिफ्ट कर देंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल कहलाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल कहलाएगा। इसको हम शिफ्ट कर देंगे बोन मैरो में, और यहाँ पे जाने के बाद जब ये मल्टीप्लाई होगा, तो ज़ाहिर है स्टेम सेल है, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बड़ी तादाद में प्रोड्यूस होंगे इसके सेल्स, और फिर ये जीन भी मल्टीप्लाई होगा, और फिर जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस करने के रिजल्ट के तौर पर
क्या बनेगा, एंजाइम एडीए एंजाइम बनेगा, एडीए एंजाइम बनेगा तो फिर टी और बी सेल क्या होंगे, मेच्योर होंगे। टी और बी सेल जब मेच्योर होंगे तो फिर इम्यून सिस्टम भी क्या होगा, बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। ये पहली एग्जाम्पल है एक्स वीवो जीन थेरेपी की। अब दूसरी एग्जाम्पल की तरफ हम आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जो आ जाती है दैट इज कॉल्ड हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, नाम पर गौर कीजिएगा। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा हो जाना। कोलेस्ट्रॉल का ब्लड में ज्यादा हो जाना क्या कहलाता है, ये हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहलाता है। जैसे आपने पढ़ा था होम्योस्टेसिस में हाइपर कैल्सीमिया होता है, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ये क्या है, कोलेस्ट्रोलीमिया है। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड इज कॉल्ड हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहलाता है। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि नॉर्मली क्या होगा कि जो हमारे लिवर सेल्स होते हैं ना, लिवर सेल्स, नॉर्मली क्या होता है कि जो लिवर सेल्स है इनका काम क्या होता है कि ये ब्लड से क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को पिक करते हैं। क्या करते हैं ये, इनका काम क्या होता है कि ये ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को पिक करते हैं और उसको आगे जाके फर्दर मेटाबोलाइज करते हैं। इनका काम होता है रिमूव करना कोलेस्ट्रॉल को। तो लिवर सेल्स जो होते हैं इसमें खास तौर पर आपने बताना है क्या होता है, रिसेप्टर। इसमें क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है फॉर रिमूविंग कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड, फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने के लिए रिसेप्टर सेल्स होते हैं लिवर सेल्स में। अब डिफेक्टिव जीन की वजह से क्या होगा कि डिफेक्टिव जीन की वजह से ये रिसेप्टर्स नहीं बन पाते इसमें, लिवर सेल में, डिफेक्टिव जीन की वजह से। जब ये रिसेप्टर नहीं बनेंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल को रिमूव नहीं करेंगे ब्लड से, और जब ब्लड से कोलेस्ट्रॉल रिमूव नहीं होगा तो लिहाजा क्या होगा कि हाई लेवल ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल होगा। डिफेक्टिव जीन की वजह से हमने क्या बताया, डिफेक्टिव जीन की वजह से कोलेस्ट्रॉल जो होगा कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम ब्लड। ये ब्लड से रिमूव नहीं हो पाएगा। जब ये ब्लड से रिमूव नहीं होगा तो नतीजा क्या होगा, तो ब्लड से रिमूव नहीं होगा तो लिहाजा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा तो आपको पता है कि ये फिर कार्डियोवास्कुलर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह बनेगा। और यंग एज जो होगी, यंग एज में भी ये हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। ठीक है जी। तो ये इसको कहते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। यानी डिजीज के बारे में पहले आपको पता हो कि लिवर सेल्स में रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिमूव करते हैं कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम द ब्लड। तो डिफेक्टिव जीन अगर होगा तो उसकी वजह से रिसेप्टर्स नहीं बन पाएंगे लिवर सेल्स में, और वो फिर रिमूव नहीं कर पाएगा किसको, कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम द ब्लड। लिहाजा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से यंग एज में ही कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज बिल्टअप होना शुरू होंगी। इवन हार्ट अटैक होने की चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो ये इसको हाइपर। अब इसकी ट्रीटमेंट देखिए क्या होगी, इसकी अब हमें क्या बताना है आपको, ट्रीटमेंट। अब इसकी जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है तो ये न्यूली डेवलप्ड प्रोसीजर आपको याद रखना है। इसमें न्यूली डेवलप्ड प्रोसीजर है। इसमें हम क्या करते हैं कि स्मॉल पोर्शन पोर्शन ऑफ लिवर जो होता है, स्मॉल पोर्शन ऑफ द लिवर को हम क्या करते हैं
इसको सर्जिकली एक्सरसाइज करते हैं, सर्जिकली कट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी से बाहर ले आते हैं इसको। ये एक्सरसाइज करके हमने कहाँ पे लिया है, आउटसाइड दी बॉडी हम उसको ले आएंगे। किसको, ये छोटा सा पोर्शन लिवर का, पोर्शन ऑफ द लिवर। जब इसको हम ले आते हैं तो फिर इसको ये जो इसको फिर हम क्या करेंगे, इन्फेक्ट करवाएंगे, इन्फेक्ट करवाना इसको, इन्फेक्टेड विद अगेन वही रेट्रोवायरस। क्या यूज करेंगे, रेट्रो वायरस। इसकी आरएनए वायरस होता है, इसका आरएनए किस लिए यूज होगा, एज ए वेक्टर यूज होगा, ताकि हम इन्फेक्ट करवा सके किसको, इस पोर्शन ऑफ द लिवर को। रेट्रोवायरस जो होता है इसमें क्या होगा, इसमें मेनली क्या होगा कि इसमें नॉर्मल जीन होगा। नॉर्मल जीन किसके लिए होगा, नॉर्मल जीन जो इसमें होगा फॉर रिसेप्टर, रिसेप्टर के लिए नॉर्मल जीन होगा किसमें, ये रेट्रोवायरस के आरएनए में। तो लिहाजा जब ये हम क्या करेंगे कि जब ये सारा प्रोसीजर कर लेंगे तो ये जो लिवर का पोर्शन हमने क्या किया था, सर्जिकली एक्सरसाइज किया था, इसको वापस रिटर्न कर देंगे। ये पोर्शन जो होगा ऑफ लिवर, ये रेट्रोवायरस जीन, रेट्रोवायरस के जरिए जीन को इंसर्ट करने के बाद पोर्शन जो लिवर का, ये क्या करेंगे, इसको हम रीग्राफ्ट कर देंगे, रीग्राफ्ट दोबारा से उसको अटैच कर देंगे। तो लिहाजा जब चला जाएगा तो वहाँ पे सारे लिवर सेल से अटैचमेंट हो जाएगी, उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, सेल मल्टीप्लाई होंगे। जब मल्टीप्लाई होंगे तो ज़्यादा वो जो जीन हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, रिसेप्टर जीन, वो मल्टीप्लाई होगा। जितने ज़्यादा रिसेप्टर जीन बनेंगे, जितने ज़्यादा सेल्स में होंगे, उतना ही ज़्यादा ब्लड से क्या करेंगे, वो कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करेंगे और काफ़ी हद तक क्या होगा, क्योर हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस किया गया है, ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हुआ है इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के बाद। तो ये क्या कहलाता है, ट्रीटमेंट कहलाता है किस चीज़ का, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया का। तो मैं समराइज कर देता हूँ कि होता क्या है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में, लिवर सेल्स जो होते हैं इनमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स होती है लिवर सेल्स में, जिनका काम क्या होता है, रिमूव करना कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम द ब्लड। अब डिफेक्टिव जीन अगर होगा तो वो क्या बनाएगा, वो रिसेप्टर नहीं बनाएगा, ऐसा कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो ब्लड से रिमूव नहीं होगा और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यंग एज में ही कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इवन हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं यंग एज में। ट्रीटमेंट में हमने क्या बताया कि ये न्यूली डेवलप्ड प्रोसीजर है जिसमें हम छोटा सा पोर्शन लिवर का सर्जिकली बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसको इन्फेक्ट करवाते हैं रेट्रोवायरस के जरिए। रेट्रोवायरस का आरएनए वेक्टर के तौर पर यूज होता है, जिसमें नॉर्मल जीन और रिसेप्टर के लिए हमने डाला है। और जब वापस इस लिवर के पार्ट को वापस लिवर के साथ दोबारा से ग्राफ्ट किया जाता है तो वहाँ पे जाकर ये सेल मल्टीप्लाई होते हैं और क्या होता है, ये जीन भी मल्टीप्लाई होगा और रिसेप्टर प्रोटीन बनेगी लिवर सेल्स में और कोलेस्ट्रॉल भी रिमूव होगा, कहाँ से, ब्लड से। तो काफ़ी हद तक क्योर हो जाएगा इस डिजीज़ का भी, क्योंकि बॉडी से बाहर प्रोसीजर अडॉप्ट किया, इसलिए ये भी क्या है, एक्स वीवो जी थेरेपी कहलाती है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें आपने रेफरेंस देना है किसका, इन विवो जी थेरेपी का। इन विवो जीन थेरेपी क्या होती है। अब इन विवो जीन थेरेपी का जहाँ तक ताल्लुक है तो इसमें आपको पता है कि जीन थेरेपी जिसमें जीन्स जो है, जीन्स जो होती है, इसको आप क्या करते हो कि आर इंसर्टेड into the into the cells inside the body, inside the बॉडी। ये काम है इनसाइड दी बॉडी, बॉडी के अंदर आप क्या करते हो, जो डिजायर चीज है उसके
इंसर्ट करते हो। अब इसमें जो आपने एग्जाम्पल सबसे पहली कोड करनी है वो कौन सी है? बहुत सी बीमारियां हैं जो कि ट्रीटमेंट इसका इस तरह से किया जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस अभी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से एंजियोप्लास्टी होता है, यानी ब्लड वेसल्स का रिपेयर क्या कहलाता है, दैट इज एंजियोप्लास्टी कहलाता है। कैंसर की ट्रीटमेंट की जाती है, पार्किंसन डिजीज की भी ट्रीटमेंट की जाती है, डायबिटीज की ट्रीटमेंट भी इस तरह से की जा सकती है। तो बहरहाल यहाँ पे हमने सबसे पहले रेफरेंस किसका देना है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? अब जीन थेरेपी में हमें देखना है कि ये बेसिकली ये डिजीज का जहाँ तक ताल्लुक है सिस्टिक फाइब्रोसिस का, तो ये फैटल डिजीज है, फैटल प्रॉब्लम हम कह सकते हैं इसको। ये बेसिकली क्या है? ये फैटल प्रॉब्लम कहलाता है। इसमें ये अफेक्ट करता है, किस चीज़ को अफेक्ट करेगा? ये एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स ऑफ लंग्स। ये लंग्स हम इसलिए रेफरेंस दे रहे हैं कि यूएचएस में पंजाब टेक मूवमेंट इसमें लंग्स का ही सारा रेफरेंस है, लेकिन आपको ये भी मालूम हो कि जहाँ भी सिक्रीशंस होती है, जैसे पैंक्रियाटिक डक्ट हो गई, ओवी डक्ट हो गई, स्पर्म डक्ट्स हो गई, जहाँ भी ये सिक्रीशंस होती है डक्ट्स, वहाँ पर ये प्रॉब्लम बिल्टअप हो सकता है। तो लंग्स में भी ये प्रॉब्लम डेवलप होता है। मेनली यहाँ पे हमें फोकस किसको करना है? हमें लंग्स को करना है। तो आप ये इफेक्ट करता है, ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द लंग्स। किस वजह से? कि ड्यू टू लैक ऑफ पर्टिकुलर जीन, पर्टिकुलर जीन की कमी की वजह से इन सेल्स में, किस में? एपिथेलियल सेल्स में, इन इट इन सेल्स। तो लिहाजा कई किस्म के इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बिल्टअप हो जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है इसका? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में पेशेंट जो होते हैं, इसमें क्या होता है, जीन जो कि कोड करता है ये ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर फॉर क्लोराइड आयन, पेशेंट ये जो होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, ये जीन की कमी होती है। यानी क्या होता है? लैक ऑफ जीन, जीन की कमी होती है। किस चीज की कमी होती है इनमें? लैक ऑफ जीन दैट कोड्स फॉर, दैट कोड्स फॉर, किसके लिए कोड करते हैं? फॉर ट्रांसमेम्ब्रेन, ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर of the chloride ions, chloride ions, transmembrane carrier of chloride ion, ये इस जीन का नाम है। ये जीन इसमें नहीं होते या डिफेक्टिव हो जाते हैं, काम नहीं करते थे। तो अब देखिए कि पेशेंट जो होता है इसकी इवन डेथ भी हो सकती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से। ये इतना फिर डेंजरस है। अब इसमें देखिए, आपको थोड़ी सी डिटेल समझा देता हूँ। होता ये है कि जो जैसे मिसाल के तौर पर लंग्स है, लंग्स के ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स वगैरह होते हैं, उनमें बाकायदा जैसे मिसाल के तौर पर ये हमने एक थोड़ा सा रास्ता बता दिया है किस चीज़ का, और ये ट्रैक बता दिया है अगर लंग्स में ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स वगैरह, इनमें ये इसकी क्या होती है, ये वॉल है और ये वॉल है, ये हमें अंदर से दिखा रहे, ये इसकी क्या होती है? एपिथेलियम है। ये सारी इसकी क्या है? एपिथेलियम है। इस एपिथेलियम सेल्स होते हैं, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होते हैं बाकायदा, इसमें क्या होते हैं, ये एपिथेलियल सेल्स में ये ख़ास किस्म के पर्टिकुलर, ये सेल्स के अंदर पर्टिकुलर जीन्स होते हैं
जिनका काम क्या होता है कि ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर फॉर क्लोराइड आयन बनाना होता है, यानी कैरियर प्रोटीन बनानी होती है। उस कैरियर प्रोटीन का काम क्या होता है कि क्लोराइड आयंस जो होते हैं ना, इनको यहाँ से सेल से बाहर की तरफ पुश करना, क्लोराइड आयंस को। तो क्लोराइड आयन बाहर आएंगे तो यहाँ पे जो म्यूकस सिक्रीट हो रहा होता है, तो म्यूकस के अंदर ये जब जाएगा क्लोराइड आयन एज ए सॉल्यूट के तौर पे, तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा म्यूकस का, डिक्रीज हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल जब डिक्रीज होगा तो सराउंडिंग सेल से क्या चीज़ बाहर जाएगा, फिर वाटर बाहर जाएगा। वाटर जब बाहर जाएगा तो म्यूकस क्या हो जाएगा, म्यूकस जो होगा दैट इज डाइल्यूट, यानी लेस विस्कस होगा। जब लेस विस्कस होगा, आपको पता है यहाँ पे क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, तो सीलियरी मूवमेंट होती है और यहाँ से मूवमेंट के जरिए जर्म्स वगैरह जो भी कैप्चर हुए होते हैं म्यूकस में, वो फिर ये सीलिएटिव मूवमेंट के जरिए ये फिर पुश होते हैं। किस तरफ पुश होते हैं, ये टुवर्ड द फेरिंग्स की तरफ चले जाते हैं। फेरिंग से कहाँ जाते हैं, ये स्टमक में चले जाते हैं और स्टमक में जाने के बाद ये किल हो जाते हैं HCl वगैरह की वजह से। तो नॉर्मली ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर फॉर क्लोराइड आयन का काम क्या होता है कि क्लोराइड आयंस को म्यूकस में डालना। जब म्यूकस में जाएगा तो ये सॉल्यूट है, जब सॉल्यूट म्यूकस में ज़्यादा होगा तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा म्यूकस का, कम हो जाएगा। कम होगा तो फिर ये वाटर मूव करेगा एरिया हायर वाटर पोटेंशियल, यानी ये जो सराउंडिंग सेल्स होंगे यहाँ से वाटर किस में जाएगा, इनटू द म्यूकस। म्यूकस उसकी वजह से डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट से बाद लेस विस्कस होगा। लेस विस्कस होगा तो सीलियरी मूवमेंट जो है इफेक्ट नहीं होगी, और जर्म्स वगैरह जो भी इसने ट्रैप किए थे म्यूकस उसको कैरी करके फेरिंग्स की तरफ लेके जाएगा, वहाँ से स्टमक, और वहाँ से ये क्या होंगे, किल हो जाएंगे। तो इस तरह नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन अगर ये जीन डिफेक्टिव जीन होगा यहाँ पे, तो ये क्या क्या नहीं बनाएगा, ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर फॉर क्लोराइड आयन नहीं बनाएगा। क्लोराइड आयन बाहर नहीं जाएंगे, तो लिहाजा म्यूकस थिक रहेगा, म्यूकस डाइल्यूट नहीं होगा क्योंकि वाटर भी बाहर नहीं जा रहा। तो थिक होने की वजह से सिलेरी मूवमेंट क्या होगी, इफेक्ट हो जाएगी। सिलेरी मूवमेंट इफेक्ट होगी तो यहाँ पे जर्म्स रुकेंगे, जर्म्स रुकेंगे तो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होंगे किसमें, लंग्स में। तो लिहाजा इस डिजीज को क्या कहते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस का नाम देते हैं। तो अब आपने इसका क्या बताना होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, इसका ट्रीटमेंट। जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, देखिए कि इसमें आपको बताया गया है इन विवो जीन थेरेपी की जाती है। खास किस्म के वेजिकल्स यूज किए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक वेजिकल्स, माइक्रोस्कोपिक वेजिकल्स होते हैं जिसको आप क्या कहते हैं, लाइपोसोम्स, दे आर कॉल्ड लाइपोसोम्स। ये लाइपोसोम्स वेजिकल्स होते हैं, ठीक है जी, जो कि आप कहते हैं खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली बन जाते हैं, किससे, लाइपोप्रोटीन से, लाइपोप्रोटीन से मिलकर ये बने होते हैं। तो ये लाइपोसोम वेसिकल्स जो होते हैं इनको किस में रखा जाता है, पुट इन अ सोल्यूशन, इसको एक सोल्यूशन में रखा जाता है और फिर उसके साथ कोट कर देते हैं, कोटेड, कोटेड क्या करते हैं विद नॉर्मल जीन, नॉर्मल जी। माइक्रोस्कोपिक वेसिकल लिए जाते हैं जिसको लाइपोसोम कहते हैं, किससे बनते हैं, लाइपोप्रोटीन से बनते हैं। इनको सोल्यूशन में रखा जाता है और उनको कोट किया जाता है, कोटेड विद द नॉर्मल जीन, नॉर्मल जीन से कोट किया जाता है, जो कि किसके लिए रिक्वायर्ड है, ये नॉर्मल जीन ये ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर फॉर क्लोराइड आयन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इसको हम इसमें डाल देते हैं। फिर उसके बाद सोल्यूशन जो होता है ना, सोल्यूशन, इसको हम स्प्रे करते हैं, किसमें, इसको जो स्प्रे करेंगे कहाँ से, in into the patient's nostrils, sprayed in patient's nostrils, nostrils के थ्रू उसको हमने लंग्स में लेके जाना है। किनको, इस सोल्यूशन को जिसमें क्या चीज मौजूद है, लाइपोसोम वेसिकल होते हैं और लाइपोसोम वेसिकल के साथ हमने क्या चीज कोट कर दिया है, दैट इज नॉर्मल जीन। तो नॉर्मल जीन जो होता है इस लाइपोसोम वेसिकल्स के जरिए किस में चले जाएंगे, इस स्प्रे की सूरत में नॉस्ट्रिल्स में चले जाएंगे। तो लिहाजा अब देखिए
ये जब जाएंगे वहाँ पे तो ये फिर किस में दाखिल होंगे, ये एपिथेलियल सेल में दाखिल होंगे और वहाँ जाकर ये डिफेक्टिव जीन को रिमूव करेंगे और उसकी जगह ले लेंगे। और उसके बाद इसमें क्या होगा कि ये लिमिटेड जीन जो होंगे ये बाकायदा सक्सेसफुली ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर को क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से क्लोराइड आयन म्यूकस में जाएंगे। म्यूकस क्या होगा, लेस विस्कस होगा और फिर इजीली मूव कर सकेगा, जर्म्स को ले जा सकेगा टुवर्ड द फेरिंग्स, और तो लिहाजा इसकी वजह से काफ़ी हद तक क्योर हो जाएगा पेशेंट का। तो ये भी एक तरीका है इलाज का, किस चीज़ का, ये इन विवो जीन थेरेपी इसको हम कहते हैं। तो फिर इसमें आपने नेक्स्ट एग्जांपल देनी होगी किसकी, कैंसर की। कैंसर का जहाँ तक ताल्लुक है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए याद रखिएगा डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं होती। इस पे हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट होता है उसको टॉलरेंट बनाया जाता है। पेशेंट जो होता है इसको हम क्या करते हैं, टॉलरेंट बनाते हैं। टॉलरेंट किसके अगेंस्ट, फॉर कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट हमने करनी है जीन थेरेपी, लेकिन पेशेंट को हम क्या करते हैं, टॉलरेंट बनाते हैं किसके अगेंस्ट। क्योंकि आपको पता है कीमोथेरेपी जब की जाती है ना कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें नॉर्मल सेल, कैंसर सेल तो डिस्ट्रॉय होते ही होते हैं, उसकी वजह से नॉर्मल सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो पेशेंट को अच्छा खासा नुकसान पहुंचता है। सर के बाल सारे, जिस्म के बाल सारे गिर जाते हैं। तो लिहाजा पेशेंट को ये जो हम जी थेरेपी करेंगे उसमें पेशेंट को क्या किया जाता है, टॉलरेट किया जाता है फॉर कीमोथेरेपी। इसका मतलब जीन थेरेपी डायरेक्ट कैंसर का इलाज नहीं कर रही, बल्कि पेशेंट को टॉलरेंट बना रही है किसके अगेंस्ट, कीमोथेरेपी के अगेंस्ट। अब इसमें ये होता है कि जीन जो है कैंसर पेशेंट को दिया जाता है, जीन जो होता है किसको देंगे, कैंसर पेशेंट को जो जीन दिया जाता है जो कि क्या करेगा, इधर ट्यूमर को, जो ट्यूमर है बॉडी के अंदर उसको वल्नरेबल कर देगा। वल्नरेबल से मुराद क्या होगा कि जो इजीली इफेक्ट हो जाए किससे, कीमो केमिकल यानी कीमोथेरेपी किससे, यानी वल्नरेबल टू कीमोथेरेपी। यानी किस कीमोथेरेपी उस पर असर कर सके, इसका मतलब वल्नरेबल का मतलब कीमो केमिकल जो यूज होगा कीमोथेरेपी के लिए वो इजीली ट्यूमर पर इफेक्ट कर सके। तो ये इसमें जो जीन पेशेंट में इंसर्ट किया जाता है उसका काम ये होता है। अब एक मरतबा बोन मैरो स्टेम सेल में को प्रोटेक्ट कर दिया जाए इस तरह से, तो पॉसिबल होता है कि जब हमने जीन इंसर्ट कर दिया, पेशेंट को क्या कर दिया, वल्नरेबल कर दिया टू कीमोथेरेपी। अब क्या होगा कि अब अगर आप पेशेंट को अपनी तरह जीन इंट्रोड्यूस करवाए ना, तो लिहाजा वो अब क्या हो गया, उसमें टॉलरेंस पैदा हो गई किसके अगेंस्ट, कीमोथेरेपी के अगेंस्ट। लेकिन अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे आप, नेक्स्ट आपने कीमोथेरेपी करनी है, कीमोथेरेपी करनी है। अब कीमोथेरेपी से क्या हुआ, ट्यूमर सेल तो वल्नरेबल हो गए थे किसके अगेंस्ट, कीमोथेरेपी के अगेंस्ट। तो अब जब कीमोथेरेपी करोगे तो जो क्या होगा, कैंसर सेल हो गए यानी ट्यूमर जो होगा इजीली क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, रिमूव होगा। तो लिहाजा आपने देखा कि जीन जो होता है, जीन थेरेपी में जीन जो है वो डायरेक्ट कैंसर का इलाज नहीं कर रहा, बल्कि ट्यूमर सेल को मजीद कमजोर कर रहा है किसके अगेंस्ट, कीमोथेरेपी के अगेंस्ट। जब ये जीन जो है ट्यूमर सेल को कमजोर कर देगा कीमोथेरेपी के अगेंस्ट, तो फिर आप उसके बाद उसकी कीमोथेरेपी करोगे तो क्या होगा, आसानी से की जो होगा ट्यूमर सेल जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और पेशेंट क्योर हो जाएगा। तो ये भी एक इनडायरेक्ट तरीका होता है किस चीज़ का, कीमोथेरेपी का। इसके बाद इसमें नेक्स्ट देखिए क्या होता है, ये खास तौर पे कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी। कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी, ये भी कोरोनरी आर्टरी हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। एंजियोप्लास्टी
रिपेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स को हम क्या कहते हैं, एंजियोप्लास्टी का नाम देते हैं। ठीक है। इसमें बेसिकली जो ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, कि जिसमें आर्टरीज की जो वॉल्स होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा होता है, प्लेग वगैरह जमा होता है, जिससे वो क्या होती है, नैरो हो जाती है, जिससे ब्लड की सप्लाई जो होती है कम हो जाती है हार्ट मसल्स को, और उसके बाद अंजाइना, और उसके बाद हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा आप क्या करते हैं कि कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी जो है, इसमें बेसिकली पहले क्या किया जाता है, ये हम इसमें बेलून कैथेटर यूज करते हैं। और नॉर्मली क्या यूज किया जाता है इसमें, इस ट्रीटमेंट के लिए, जब आर्टरी बंद हो जाती है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से, इसके लिए हम बेलून इस्तेमाल करते हैं, बेलून कैथेटर कैथेटर इसमें इस्तेमाल की जाती है, ताकि ओपन किया जा सके किस चीज को, क्लोज आर्टरी को, क्लोज आर्टरी को ओपन किया जा सके। नॉर्मली ऐसा किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ये दोबारा बंद हो जाती है, आर्टरी जो खोली जाती है ना बेलून कैथेटर के जरिए, ये आर्टरी जो खोली जाती है, अनफॉर्चुनेट क्या होता है, ये दोबारा बंद होने के चांसेस इनके बहुत ज्यादा होते हैं, टेंडेंसी होती है कि ये दोबारा से बंद हो जाए। तो लिहाजा अब इसके लिए जो नया प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है, ये बेलून कैथेटर होता है, कैथेटर रबर ट्यूबिंग को कहते हैं। इसके आगे जो इसका टिप होता है, यहाँ पे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको इसलिए इसको बैलून कैथेटर का नाम दिया जाता है। इसको जैसे हम एंजियोग्राफी करते हैं ना पेशेंट की, उसी तरह से इसको एंटर किया जाता है, और इसको कहाँ पहुँचाते हैं, आर्टरी के थ्रू इसको एंटर करते हैं, और फिर इसको कहाँ पहुँचा देते हैं, कोरोनरी आर्टरी तक पहुँचा देते हैं, जहाँ पे ब्लॉकेज होती है। थोड़ा सा मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको बता देता हूँ। अब इसमें जैसे मिसाल के तौर पर ये हमने क्या शो किया, ये हार्ट शो किया, ओके। ये हार्ट में ये क्या आपने शो किया, एओर्टा। एओर्टा से क्या निकल रही है, व्हाट इज दिस, कोरोनरी आर्टरीज, ये आपको कोरोनरी आर्टरीज निकल रही है। कोरोनरी आर्टरीज में ये देखिए, ये नैरो हुआ है, ये रास्ता यहाँ पे ब्लॉक हुआ है, ये ब्लॉक हुआ है, जाहिर बात है फिर हार्ट के मसल्स को ब्लड की सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी ना, ये किसकी वजह से, बेसिकली आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो लिहाजा अब क्या करते हैं, जो बेलून कैथेटर होता है, ये बेलून कैथेटर होता है, इसके बारे में हमें बताना है कि ये जो इसका बेलून है, इसका जो ये बेलून है, इसको हम क्या करते हैं, बेसिकली इसका बेलून जो है इसको कोट करते हैं, इट इज कोटेड बेलून जो होता है, इसको कोटेड विद प्लाज्मिड कैरियर। क्या यूज किया जा रहा है इसमें, प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड में क्या है हमारे पास, जीन है। क्या इसमें मौजूद है, एक जीन मौजूद होता है, किसके लिए, फॉर, ये अहम बात लिख रहा हूं, वास्कुलर एंडोथीलियल एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, ये जीन है, याद रखिएगा, जीन फॉर वास्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर। इसको बेलून जो होता है ना, ये जो कैथेटर है, इसके टिप पे क्या बेलून है, बेलून को हम क्या करते हैं, कोट करते हैं प्लाज्मिड जो कि वेक्टर है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की सूरत में काम करेगा, तो इसके साथ हमने डिजायर जीन किसका लगाया है, और वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये हमने इसका लगा दिया, ठीक है। अब ये जीन जब हम यहाँ पे इस बेलून को पहुंचाएंगे, जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं कि जब ये बेलून जो होता है इस ट्यूब के जरिए यहाँ पे पहुंच जाएगा, इस जगह पे पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे ये जो प्लाज्मिड होंगे, इससे ये जीन इंसर्ट किए जाएंगे, जिसमें इस ब्लड वेसल की एंडोथेलियम में, यहाँ पे इसको इंसर्ट किया जाएगा, किसमें, इसकी एंडोथेलियम में। जब एंडोथेलियम में इसके ये किसके जीन, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर के जीन यहाँ पे जब हम इस जगह पे इसको इंसर्ट करेंगे, तो उसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा ये होगा कि जीन यहाँ पे जाकर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इस जगह पे जाकर जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो उसके रिजल्ट के तौर पर क्या होगा कि यहाँ पे नए ब्लड वेसल बनना शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली नए ब्लड वेसल यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे। ये
क्योंकि क्या है, जीन किसके लिए, गौर कीजिएगा, वास्कुलर ब्लड वेसल के लिए इस्तेमाल होता है, एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है, यानी नए ब्लड वेसल बनाने के लिए जो ग्रोथ फैक्टर है उसके जीन हमने इंसर्ट किए इस जगह पे। बैलून को लेबल किया किससे, प्लाज्मिड के जरिए, प्लाज्मिड वो जीन डाले जो कि ये ब्लड वेसल बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, ब्लॉकेज खत्म नहीं होगा, ब्लॉकेज अपनी जगह मौजूद है, लेकिन नया ब्लड वेसल बनना शुरू हो। जैसे हम क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी करते हैं ना, तो बाईपास सर्जरी में ये होता है कि बॉडी के दूसरे पार्ट से ब्लड वेसल लेके इसको हम यूँ बाईपास कर देते थे, ये बाईपास कहलाता है। ये क्या हो रहा है, जीन के जरिए नया ब्लड वेसल खुद ब खुद बन रहा है, आपको बाईपास करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह ये बेसिकली ब्लड जो होता है फिर क्या होगा, यहाँ से बाईपास हो जाएगा, यहाँ से बाईपास होकर आगे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्लड वेसल खुद ब खुद ग्रो कर गया यहाँ पर, ठीक है, चीज जो हमने इंसर्ट किया था उसकी वजह से। तो लिहाजा बाईपास होने की वजह से ये किसको, ऑब्स्ट्रक्शन एरिया, रुकावट वाले एरिया को ये बाईपास करेगा। तो लिहाजा इससे पेशेंट को बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टंट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी का नाम देते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, जरा ध्यान से देख लें। हमने क्या बताया, कोरोनरी आर्टरी हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, एंजियोप्लास्टी किसे कहते हैं, रिपेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स को क्या कहा जाता है, एंजियोप्लास्टी कहते हैं। इसमें हम क्या यूज करते हैं, बैलून कैथेटर यूज करते हैं नॉर्मली ओपन करने के लिए क्लोज आर्टरी को, लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या होता है, आर्टरी दोबारा बंद होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हम जीन थेरेपी कर रहे हैं, ये जो बैलून कैथेटर का जो बैलून होता है इसके साथ हम क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं, कोटेड कर देते हैं प्लाज्मिड को, क्योंकि वेक्टर है उसके साथ कौन सा जीन अटैच करते हैं प्लाज्मिड के साथ, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का जीन। और जब हम कैथेटर को पहुंचाते हैं कोरोनरी आर्टरी के करीब जहाँ पे ब्लॉकेज है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर ये जीन इंसर्ट किए जाते हैं किसके जरिए, प्लाज्मिड के जरिए इस जगह पे। तो यहाँ पर इंसर्ट होने के बाद ये जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो इससे क्या होता है, क्योंकि ये वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर की जीन है, इससे ये ऑब्स्ट्रक्शन वाले एरिया में नए ब्लड वेसल बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि बाईपास करते हैं किस चीज़ को, इस ऑब्स्ट्रक्शन एरिया को। तो लिहाजा इससे हमें क्या है कि ना तो इस जगह पे स्टंट डालने की जरूरत पड़ेगी, ना ही हमें इसको बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, और ये कुदरती तौर पर क्या होगा कि यहाँ पे नए ब्लड वेसल बन जाएंगे जो कि बाईपास का काम करेंगे। तो इसको कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी का नाम दिया जाता है। ये लेटेस्ट टेक्निक है, ये अगर कामयाब होगी तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बाईपास सर्जरी की, और ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी स्टंट वगैरह डलवाने की। ये हो गया बच्चे। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ आपको पता हो कि ऑर्गेनाइड्स क्या होती है। ऑर्गेनाइड्स, ऑर्गेनाइड्स बेसिकली क्या है कि ये बेसिकली ये क्योर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप हीमोफीलिया की एग्जाम्पल देते हो, हीमोफीलिया इसका रेफरेंस देते हो, डायबिटीज़ का रेफरेंस देते हो, डायबिटीज़ का रेफरेंस देते हो, इसी तरह से ये एड्स हो गया, इसी तरह से इसमें पार्किंसन डिजीज़ होगी, पार्किंसन डिजीज़, ये सारी बीमारियां आपने पढ़ी हुई है इसके बारे में। तो मिसाल के तौर पर हीमोफीलिया एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, हीमोफीलिया। आप हीमोफीलिया की ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे कि इसको रेगुलर डोज चाहिए होती है हीमोफीलिया के पेशेंट को, इसके किसके लिए, कंट्रोल करने के लिए नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर जीन्स इसमें लिए जाते हैं, और ख़ास किस्म के सेल्स में इसको रखा जाता है। तो फिर वो सेल्स जो होते हैं उनको प्लेस किया जाता है किस में, ऑर्गेनाइड्स। ऑर्गेनाइड बेसिकली आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को कहते हैं। ये बेसिकली क्या है, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, यानी जो नॉर्मल इसके हीमोफीलिया के लिए जो क्लॉटिंग फैक्टर के जीन्स है ना, क्लॉटिंग फैक्टर्स के क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। इनको किस में रखा जाता है, सेल्स में, और सेल्स को किस में रखते हैं हम, ऑर्गेनॉइड्स में रखते हैं, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स में रखते हैं, ठीक है जी। अब क्या किया जाता है कि ये जो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स है इनको इम्प्लांट कर दिया जाता है इन द एब्डोमिनल कैविटी। इनको क्या करेंगे, इम्प्लांटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, इसको एब्डोमिनल कैविटी में आप क्या करेंगे, इम्प्लांट कर देंगे।
तो लिहाजा यहाँ पर फिर जाने के बाद ये फिर वही जो क्लॉटिंग फैक्टर रिक्वायर्ड है वो जी प्रोड्यूस करेंगे, तो लिहाजा काफी हद तक क्योर हो जाएगा इस पेशेंट का। इसी तरह से देखिए कि पार्किंसन डिजीज है, इसमें आपको पता है ब्रेन में क्या होता है, डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल जो होती है वो डैमेज हो जाती है। तो लिहाजा क्या किया जाता है कि अगर हम ब्रेन में डायरेक्ट ग्राफ्ट कर दें इन ऑर्गेनाइड्स को जिसमें ये सेल्स हो और उसमें जीन्स हो जो कि डोपामिन प्रोड्यूस करती है, तो फिर ये भी एक तरह से क्योर हो जाएगा किस चीज़ का, पार्किंसन डिजीज का, जिसमें ये डोपामिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा डायरेक्ट बॉडी के अंदर। तो ये सारी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से याद रखिएगा कि अभी ऑर्गेनाइड्स की जो हम बात कर रहे हैं कि अभी तक प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा। ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आप कह सकते हो कि आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बनाए जाएंगे, उनमें सेल रखे जाएंगे और उसमें डिजायर जीन डाला जाएगा और डिजायर जीन हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्रोडक्ट बनानी होगी वो प्रोडक्ट उसमें बनाएगा। क्लॉटिंग फैक्टर बनाना है तो क्लॉटिंग फैक्टर बनाएगा, डोपामीन बनाना है तो डोपामीन बनाएगा। इस तरह डायबिटिक पेशेंट्स में देखिए पेंक्रियास में आइलेट्स ऑफ लांगर है, इसमें बीटा सेल होते हैं, बीटा सेल काम नहीं करेंगे तो आर्टिफिशियल ऑर्गन ऐसे बनाए जाएंगे जिसमें ये बीटा सेल उसमें होंगे आर्टिफिशियल ऑर्गन में, और वो जाकर बॉडी के अंदर इंसुलिन बनाएंगे। ये आने वाले फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में ये चीज़ शामिल है। तो बहरहाल ओवरऑल हमने जो डिस्कस किया अभी तक वो क्या डिस्कस किया है, दैट इज जीन थेरेपी। तो बच्चों इसमें देख लीजिएगा, इसमें इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो जो की पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, अंडरलाइन किए, उनको खास तौर पर देखिए, उनको ध्यान से देखिएगा, उसमें से आपके एमसीक्यूज अच्छे खासे बनते हैं और इसमें से आएंगे भी। सो बी केयरफुल अबाउट दिस टॉपिक ऑफ योर टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो यहाँ तक बायोटेक्नोलॉजी था स्टूडेंट। अब उसमें एक टॉपिक अभी आपका रह गया है एवोल्यूशन का। अब एवोल्यूशन में हमने डार्विन थ्योरी को डिस्कस करना है और हार्डे विनबर्ग थ्योरम को डिस्कस करना है, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट 1 या 2 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करें। ये कंप्लीट होगा तो फिर आपको असाइनमेंट की तरफ आना है। आपकी सारी जो जितनी भी असाइनमेंट्स है वो पहले मैं आपको करवाऊंगा ताकि आपकी असाइनमेंट डिस्कस हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि उसमें क्यूमुलेटिव टेस्ट होते हैं वो भी आपको साथ साथ टेस्ट डेली टेस्ट करवाऊंगा, जितने भी मैक्सिमम टेस्ट हो सके आप लोगों को असाइनमेंट की सूरत में करवाने के बाद एफएलपी की तरफ लेकर आते हैं इंशाल्लाह। और इसके अलावा बाकी जो गाइडलाइन देनी थी मैंने एनिमेलिया प्लांटी की और प्रोटिस्टा की, वो भी आपको साथ साथ बताऊंगा कि उसको हाउ टू प्रिपेयर दोस पार्ट्स एज वेल। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।